शादी के लिए संयम के हाँ करते ही पूरा परिवार सरगम को देखने गया, लेकिन संयम नहीं गया। वह बोला, दादाजी, आपने जब सब कुछ तय ही कर दिया है, तो लड़की को देखने का क्या फायदा? मेरे हाँ या ना करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? उसे नापसंद करने से थोड़े ही मेरी शादी टल जाएगी। पूरे परिवार ने जब लड़की को देखा तो वह सबको बहुत पसंद आई। सब बोले, बस थोड़ी नादान है, उम्र कम है ना, इसलिए। बड़ों की मर्जी से सरगम और संयम का रिश्ता पक्का हो गया और 2-3 महीने बाद शादी की तिथि भी निकल आई। इस शादी से सबसे ज्यादा संतोषी खुश थी और कनकलता सबसे उदास। कनकलता को यह बात खटक रही थी कि आखिर लड़का सरगम को देखने क्यों नहीं आया। सबने तो सरगम को पसंद कर लिया, लेकिन अगर लड़के को सरगम ना पसंद आई तो उसने यह बात दिनेश से कही तो दिनेश बोला, ये बात तो मुझे भी खटक रही है। ना जाने हमारे सरगम के नसीब में क्या है। बस ऐसे ही सबके मन की उधेड़ बुन के बीच शादी की तैयारियां होती रहीं। सरगम के लिए तो शादी का मतलब अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाने से था। उसे उसे पता नहीं था कि अब उसकी जिंदगी एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जा रही है। वो इन सब से बिल्कुल बेखबर अपनी शादी की जश्न मनाने में लगी हुई थी। और फिर वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। संयम दूल्हा बनके घोड़ी पे चढ़ा और फिर सरगम के द्वारे बारात लेके आ पहुंचा। संतोषी और रघुवर दयाल जी ने बड़ी ही धूमधाम से दूल्हे और बारातियों का स्वागत किया। ब्याह की रस्में शुरू होते होते रात हो चुकी थी। दुल्हन को फेरों की रस्म के लिए मंडप में बुलाया गया। सरगम को संभालने के लिए कनकलता को उसके साथ आना पड़ा। वो सरगम के पीछे बैठकर सारे वक्त बस उसे संभालती रही। पेट्रोमैक्स के उजाले में सारी रस्में निभाई जा रही थीं। संयम भी लालायित था अपनी दुल्हन को देखने के लिए। उसने कितने भी नाराजगी में ब्याह किया हो, लेकिन अब तो उस लड़की के साथ उसे जोड़ दिया गया था उम्र भर के लिए। अब वो उसकी संगिनी थी। नाराजगी उसे अपने घर वालों से थी। इस मासूम लड़की का भला इसमें क्या दोष? इससे भी तो बिना पूछे इसका ब्याह मेरे संग तय कर दिया गया होगा। इसने भी तो मुझे अब तक नहीं देखा। यह सब सवाल संयम के मन में चल रहे थे और वो उसके जवाब भी खुद ढूंढ रहा था। बार बार अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश करता, लेकिन असफल रहता। कनकलता जरा भी सरगम का घूंघट उठने ही नहीं दे रही थी। बार बार सरगम और उसके जोड़े को संभाल देती। संयम को केवल अपनी दुल्हन के मेहंदी लगी हाथ और महावर लगे पांव ही दिखाई पड़े, लेकिन उसे तो अपनी दुल्हन का मुखड़ा देखना था, जो कि वो देख न पा रहा था। ब्याह की रस्में भी पूरी हो गईं, लेकिन संयम अपनी दुल्हन का चेहरा देख नहीं पाया। ब्याह के सारे कार्य संपन्न हो चुके थे। अब विदाई का वक्त था। कनकलता और दिनेश फूट फूट के रो रहे थे। 2-4 झूठे आंसू संतोषी ने भी बहा लिए, लेकिन रघुवर दयाल जी अपनी सोन चिड़ैया को विदा होते देख स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। खुलकर रो भी नहीं सकते थे, पुरुष जो ठहरे, क्योंकि समाज में रोने का नियम पुरुष पर लागू नहीं होता। ये तो सिर्फ स्त्रियों के लिए ही बना है। लेकिन कितना रोके स्वयं को, आखिरकार फपक के रो पड़े। और वहीं सरगम की आंखों में ना आंसू थे और ना ही मन में कोई दुख। वो खुशी खुशी विदाई वाले तांगे में जा बैठी बिना आंसू बहाए। उसे ऐसे देखकर सब दांतों तले अंगुली दबाकर रह गए। कनकलता ने बात को संभालते हुए कहा, अभी बच्ची है, उम्र ही क्या है बेचारी की।
वो समधी साहब जिद कर बैठे कि उन्हें तो सरगम को अपने पोते की बहू बनाना है, इसलिए ब्याह जल्दी रचाना पड़ा। नहीं तो अभी हम लोग इसका ब्याह नहीं करते जब तक थोड़ी अकल ना आ जाती। वैसे भी गांव वाले तो सरगम की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थे और जगजीवन राम जी भी सरगम को बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ सभी मेहमानों को ठीक से समझा दिया था कि बहू थोड़ी नादान है। विदा हो गई सरगम और रघुवर दयाल जी का घर को सूना करके ससुराल पहुंच गई। बहू का स्वागत विधिवत किया गया। सारे नेक चार निभाने के बाद बहू को खाना वाना खिलाया गया। जब जीवन राम ने अपनी बाल विधवा बेटी दमयंती से कहा, बेटी, बहू का जरा ध्यान रखना, अभी अल्हड़ है, रीत रिवाजों को ठीक से निभाना नहीं जानती, अगर कोई कुछ कहे तो जरा संभाल लेना। ठीक है बाबूजी, दमयंती बोली। बेचारी दमयंती का ब्याह बचपन में हो गया था। जगजीवन राम जी ने सोचा था 7-8 साल में दमयंती का ब्याह करके 16-17 साल में गौना दे देंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके दामाद को 10 साल का होते ही सांप डस लेगा और वो काल के गाल में चला जाएगा। बेचारी दमयंती भी तब 9वें साल में ही लगी थी। जगजीवन राम जी का दामाद दमयंती से केवल 1 साल ही बड़ा था। जगजीवन राम जी तब रोते कलपते रह गए थे। इकलौती बेटी, वो भी बाल विधवा। उन्होंने कोशिश भी की दमयंती का दूसरा ब्याह हो जाए, लेकिन घर वालों और रिश्तेदारों ने ही इस बात के लिए मना कर दिया कि अगर उन्होंने बाल विधवा बेटी का दोबारा ब्याह किया तो वो सब उसके घर का पानी भी नहीं पिएंगे, इसलिए वो दोबारा उसका ब्याह न करा सकें। और उन्होंने फिर दमयंती को उसके ससुराल भी नहीं भेजा। जगजीवन राम जी सोचे, ससुराल में केवल वे लोग उसे नौकरानी बना के रख लेंगे, उसकी वहाँ कोई इज्जत ही नहीं करेगी। इससे अच्छा रहेगा ये मेरे घर पे ही रहे, कम से कम सदैव मेरी आंखों के सामने तो रहेगी। दमयंती भी अपने भाई भाभीओं के साथ मैके में रम गई। सबका काम करती और मुंह से कभी उफ भी न करती, इसलिए तो वो किसी को खटकती भी नहीं। साल में 2 सफेद धोती मिल जाती और खाने को खाना, इतना काफी था उसके लिए। अपने और भी भतीजों के अलावा दमयंती का अपने भतीजे संयम से कुछ ज्यादा ही लगाव था, क्योंकि बचपन से ही संयम अपनी माँ के पास कम, दमयंती बुआ के पास ज्यादा रहता था। संयम की माँ सुभद्रा के पास घर के और भी काम जिम्मेदारियां थीं, क्योंकि वह घर की बड़ी बहू थी। फिर सुभद्रा के संयम के अलावा और भी 2 छोटे भाई बहन थे। संयम अपनी माँ सुभद्रा की बात कम और दमयंती बुआ की बात ज्यादा मानता था। एक तरह से दोनों के बीच माँ बेटे जैसा ही रिश्ता था। यह बात जगजीवन राम जी बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे चाहते थे कि सरगम की देखभाल दमयंती करे और उसे सभी तौर तरीकों से वाकिफ कराए। दमयंती ने भी ये जिम्मेदारी अच्छी से उठाई। रात को दमयंती ने ही सरगम का सब श्रृंगार किया, जबकि इस बात का विरोध दमयंती की छोटी भाभी ने किया कि सुहागन का श्रृंगार बाल विधवा कैसे कर सकती है। लेकिन सुभद्रा को इससे कोई ऐतराज न था। वो अपनी देवरानी से बोली, छोटी बहू, किस जमाने में जी रही हो? किसने कहा कि अगर दमयंती बन्नो सरगम बहू का श्रृंगार करेगी तो अब सगुन हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं यह सब नहीं मानती। सुभद्रा के विचार सुनकर जगजीवन राम जी भी खुश हुए। सरगम को तैयार करके दमयंती ने सरगम को उसके फूलों से सजे कमरे में ले जाकर बिस्तर पे बैठा दिया और बोली, सरगम, संयम आए तो सबसे पहले उसके चरण स्पर्श कर लेना। मेरे दूल्हे का नाम संयम है ना बुआ जी? सरगम ने पूछा।
हो, अच्छी बहुएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती, दमयंती बोली। नाम नहीं लेती तो फिर क्या कहती हैं? सरगम ने पूछा। सुनिए जी, ए जी, ऐसे पुकारा करो संयम को, दमयंती बोली। ठीक है बुआ जी, मैं अब से नाम नहीं लूंगी, सरगम बोली। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ, ये पान रखा है, संयम को खिला देना। इतना कह के दमयंती चली गई। काफी रात गए संयम अपने दोस्तों से फुर्सत पाके अपने कमरे में आया। दमयंती ने उससे कमरे में जाने को कहा। संयम ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया और धीरे से कमरे की किवाड़ लगाए, उसने देखा सरगम बिस्तर पे पैर पसार सो गई। वो उसके पास गया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। लालटेन की पीली रोशनी में लाल जोड़े और गहनों से लदी सरगम बिल्कुल नन्ही सी गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी मुदी पलकें और गुलाब की पंखुड़ी के समान ओठ उसकी खूबसूरती की गवाही दे रहे थे। मेहंदी से रची हथेलियां, लाल लाल चूड़ियों में सजी सुंदर गोल गोल कलाइयां, महावर रंगे पांव जिसमें घुंघरू वाली पायल थी। सरगम ने करवट ली तो चूड़ियां और पायल एक साथ बज पड़ी और इधर संयम के दिल में हलचल मच गई। संयम ने आज पहली बार अपनी दुल्हन को देखा था और उसका दिल जोरों से धड़क उठा। सच में दादाजी ने उसके लिए नायाब और खूबसूरत मोती चुना था। वो सच में सरगम को पाकर निहाल हो उठा। वो आज स्वयं को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था, उसे इतनी सुंदर दुल्हन मिली है। फिर उसने धीरे से सरगम को चादर ओढ़ा दी, बिस्तर से एक तकिया उठाया, फर्श पर चटाई बिछाई और चुपचाप चादर ओढ़ के सो गया। भोर हो चुकी थी, पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी। शायद 5 बज चुके थे। दमयंती बुआ ने कमरे की कुंडी को हौले से हड़काया। सरगम तो कुंडी खटकाने से उठी नहीं, क्योंकि उसे तो जल्दी उठने की आदत नहीं थी। हाँ, लेकिन संयम उठ गया और दरवाजा खोला। दमयंती बोली, बहू कहाँ है? आज उसे पूजा करके रसोई छूनी है और कुछ पकवान भी बनाने होंगे। संयम ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, ओ रही आपकी प्यारी बहू, जगा लीजिए। दमयंती ने जैसे ही कमरे का नजारा देखा तो उस कमरे की हालत देख के अवाक रह गई। नीचे चटाई और बिस्तर पर बहू, इसका क्या मतलब? तब संयम बोला, मैं जब कमरे में पहुंचा तो वो सो चुकी थी। सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए उसे जगाना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं जाता हूँ, तैयार होता हूँ। दमयंती ने मन में सोचा, कितना समझदार है संयम। सरगम को उसने अभी से इतना समझ लिया। भगवान करें इनका रिश्ता ऐसे ही बना रहे। फिर सरगम को दमयंती ने जगाया। जगाते ही सरगम ने पूछा, बुआ जी, रात में तो मेरा दूल्हा कमरे में आया ही नहीं। मैं उसका इंतजार करते हुए सो गई। वो आया था बहू, लेकिन तू सो गई थी, इसलिए उसने तुझे जगाया नहीं, दमयंती बोली। दमयंती उसे बाहर ले आई, उसे तैयार किया, साड़ी पहनने में उसकी मदद की और रसोई में पूरे समय उसके साथ लगी रही। सरगम को रसोई का काम बहुत उबाऊ लग रहा था, इसलिए दमयंती बोली, बहू तू बस इस सब में हाथ लगा दे, बाकी सब मैं कर लूंगी। सारा खाना दमयंती ने ही तैयार किया था। जगजीवन राम जी तो सारी सच्चाई जानते थे कि सरगम को घर का कोई काम नहीं आते, इसलिए उन्होंने सबको हिदायत दी थी कि अगर बहू से कुछ ना बने तो उसे ताने मत मारना, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अभी भी घर पर जगजीवन राम जी का वर्चस्व था, इसलिए उनकी बात कोई भी नकार नहीं सकता था। सरगम को भी सब कुछ नहीं कहते। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। सरगम दिन भर कुछ न कुछ रस्में निभाती रही।
फिर रात हुई और दमयंती बुआ ने सरगम को फिर से तैयार करके बैठा दिया। सरगम ने आज भारी साड़ी पहनने से इनकार कर दिया, इसलिए दमयंती ने आज उसे हल्की साड़ी पहनाई। सरगम को गहने भी पसंद नहीं थे, इसलिए दमयंती ने उसे बिल्कुल थोड़े ही गहने पहनाए। फिर दमयंती बोली, आज मत सो जाना, दूल्हे से थोड़ी ही सही लेकिन बात जरूर कर लेना। ठीक है बुआ, नींद ना आई तो देखूंगी, सरगम बोली। ये रहे पान, और आज जरूर खिला देना, दमयंती बुआ जाते जाते हिदायत दे गई। संयम रात को कमरे में आया तो सरगम जग रही थी। संयम ने दरवाजे बंद किए तो सरगम ने उसके चरण स्पर्श किए। फिर बोली, लो पान खा लो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। सरगम की बात सुनकर संयम हंस पड़ा। अरे हंस क्यों रहे हो, सरगम बोली। कुछ नहीं, ऐसे ही। लाओ मुझे पान दे दो और तुम सो जाओ, संयम बोला। ठीक है। इतना कहकर सरगम ने उसे पान दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। संयम भी अपनी चटाई बिछाने लगा। लेटने लगा तो सरगम बोली, तुम फर्श पे लेटोगे? हाँ, बिस्तर पे तो जगह नहीं रहती, तुम पांव पसार के जो सोती हो, मैंने रात में देखा था, संयम बोला। सच में मैं इस तरह सोती हूँ, सरगम ने पूछा। हाँ, तुम ऐसे ही सोती हो, संयम बोला। तो तुम नीचे ही लेट जाओ, तुम अगर बिस्तर पर लेटे तो कहीं भूल से पाँव लग गया तो मुझे पाप पड़ेगा। मामी ने समझाया था कि पति को पाँव नहीं लगाना चाहिए, सरगम बोली। ठीक है, तो तुम आराम से सो जाओ, मैं फंस पे ही ठीक हूँ, संयम बोला। तुम कितने अच्छे हो, अपना बिस्तर मुझे दे दिया, सरगम बोली। इस कमरे में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। मैं भी, संयम ने इस बाद वाले शब्द को धीरे से कहा। तुम सच कहते हो, ये सब मेरा है, सरगम बोली। हाँ, सब कुछ, संयम बोला। तुम सच में बहुत अच्छे हो, इतना कह के सरगम सो गई। और तुम कितनी भोली हो, मेरे मन की बात नहीं समझी। दूसरी रात भी अल्हड़ सरगम ने संयम की मन की बात को न समझा। संयम का नाम के अनुसार स्वभाव भी था। अपनी नई नवेली दुल्हन से वो जी भर की बातें करना चाहता था, लेकिन शायद इन सब का उसके जीवन में अभी समय नहीं था। यही सोचते सोचते संयम की आंख लग गई। सुबह हुई तो फिर से दमयंती बुआ ने दरवाजा खटखटाया और आज भी संयम ने ही दरवाजा खोला। दमयंती ने देखा आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कितनी नादान है ये लड़की, कुछ भी नहीं जानती। मैंने कितना समझाया था लेकिन समझी ही नहीं, दमयंती ने मन में सोचा। फिर संयम से बोली, संयम, आज पग फेरे की रस्म के लिए तुझे बहू को लेकर उसके मायके जाना होगा और शाम तक लौटना भी है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, तांगे वाला बस आता ही होगा। मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं बहू को जगा कर उसे तैयार करती हूँ। और इतना कहकर दमयंती ने सरगम को जगाया। सोने दो ना बुआ जी, सरगम बोली। बहू, अपने नाना जी से मिलने नहीं जाओगी? दमयंती बोली। हाँ, नाना जी से तो मुझे मिलने जाना है, सरगम बोली। तो फिर तैयार हो जा बहू, देख तागे वाला भी आ गया, दमयंती बोली। बेटी की बात सुनकर सरगम जाग पड़ी, क्योंकि उसे तागे में सैर करना बहुत अच्छा लगता था। वो दमयंती के संग तैयार होने के लिए चल पड़ी। उधर संयम भी तैयार होने चला गया। तैयार होने के बाद दमयंती ने दोनों को नाश्ता कराया। फिर सरगम से कहा कि सबका आशीर्वाद ले लो, तब तक मैं कुछ नाश्ता बांध देती हूँ और सुराही में पानी भर देती हूँ। सबका आशीर्वाद लेके सरगम तागे में जा बैठी। दमयंती ने प्यार से उसका माथा चूम लिया, कहा, बहू अपना ख्याल रखना, नाश्ता पानी मैंने तांगे में रख दिया है, शाम को अंधेरे होने से पहले लौट आना।
डकैतों का डर है ना। रास्ते में इतने जेवर पहन के जो जा रही हो, फिक्र मत करो बुआ, हम अंधेरा होने से पहले ही लौट आएंगे, संयम बोला। फिर दोनों ही चल पड़े सरगम के मायके की ओर। दोनों घर पहुंचे तो कनकलता ने फौरन ही सरगम को सीने से लगा लिया। कालिंदी भी तब वहीं पे थी और उसने सरगम को अकेले में ले जाकर पूछा, और जीजाजी कैसे हैं? मैं क्या जानूं, ठीक ही होंगे, सरगम बोली। क्यों, तूने पान नहीं खिलाया? कालिंदी ने पूछा। खिलाया था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा कि पान मुझे दे दो और तुम सो जाओ, सरगम बोली। उसने यह बात कनकलता से बता दी। कनकलता हैरान हो गई और उसने संयम को अकेले में बुलाकर बात की। संयम ने सब सच सच बता दिया और बोला, मामी जी आप घबराइए नहीं, वो थोड़ी भोली है, समय के साथ साथ सब समझ जाएगी। अगर जबरदस्ती करके मैं उसे पा भी लूं तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी, और मैं चाहता हूं कि वो मुझसे नफरत नहीं प्रेम करे। संयम की बात सुनकर कनकलता को बहुत तसल्ली हुई और उन्होंने संयम से पूछा, आपको सरगम पसंद तो है ना? क्योंकि आप उसे देखने नहीं आए थे, इसलिए थोड़ी चिंता थी। वो इतनी भोली और नादान है कि भला उसे कौन पसंद नहीं करेगा। मैंने उसे जब पहली बार देखा तभी मुझे उससे प्रेम हो गया था। मैं चाहता हूँ कि वह भी मुझसे प्रेम करने लगे। जब मन मिले जाएंगे तो तन भी मिल जाएंगे। ऐसे भी जल्दी क्या है, सारी उम्र पड़ी है, पहले हम एक दूसरे को समझ तो लें, संयम बोला। संयम की बातें सुन के कनकलता बोली, दामाद जी हम तो धन्य हो गए आप जैसे दामाद पाकर। आपके उच्च विचारों ने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं आराम से सरगम की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी सरगम को हमेशा खुश रखेंगे। कनकलता ने दोनों का खूब स्वागत सत्कार किया। संयम और सरगम को शगुन देकर विदा किया। तागे में पूरे घर के लिए मिठाइयाँ, फल और कपड़े भी भिजवाए। अंधेरा होने से पहले दोनों घर भी पहुंच गए। 2-4 दिन संयम घर पे रहा, लेकिन वो अब भी फर्श पे चटाई बिछा कर ही सोता और संयम ऊपर पलंग पर। अब संयम की छुट्टी भी खत्म हो आई थी, सो उसने अपनी शादी के लिए ली थी, इसलिए उसे अपनी नौकरी पे शहर वापस जाना था और उसने सरगम से इस विषय पे बात की। उस समय सरगम बिस्तर पे लेटी हुई थी। संयम ने पूछा, सो गई हो क्या? नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो, सरगम बोली। मैं परसों शहर चला जाऊंगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, संयम बोला। तो क्या तुम शहर में रहते हो? सरगम ने पूछा। हाँ, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, संयम बोला। मुझे भी शहर देखना है, सरगम बोली। तो चलोगी मेरे साथ, संयम बोला। हाँ हाँ चलूंगी, मुझे तुम ले चलोगे ना, सरगम ने पूछा। हाँ क्यों नहीं ले चलूंगा, इस बारे में मैं बुआ से बात करूंगा। तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलोगे, बहुत अच्छा रहेगा। तुम कितने अच्छे हो, सरगम बोली। सच में मैं अच्छा हूँ, तुम्हें पसंद हूँ, संयम ने पूछा। हाँ, तुम सच में बहुत अच्छे हो और मुझे पसंद भी हो। तुम लड़ते भी नहीं हो। मेरे गांव के तो सब लड़के मुझसे लड़ा करते थे, मेरे अमरूद भी छीन लेते थे, सरगम बोली। संयम ऐसे ही सरगम से बातें करता रहा और कुछ देर बाद सो गया। सुबह हुई, संयम ने सबसे कहा उसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब वह शहर जाएगा, सरगम को भी साथ ले जाना चाहता है। संयम की बात घर की औरतों को पसंद नहीं आई। सब ने कहा, बहू को आए हुए तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं, यहाँ रहे, काम काज सीखे और बड़ों की सेवा करे, बाद में शहर चली जाएगी। लेकिन संयम ना माना। उसकी ये बात उड़ते उड़ते जगजीवन राम तक जी पहुंची और वो बोले, ये ठीक है कि बहू को यहाँ कुछ दिन रहकर हम सबकी सेवा करनी चाहिए,
लेकिन अभी उनका नया नया ब्याह हुआ है। उनके खेलने खाने की दिन है, साथ में जाने दो। बहू फिर कभी यहाँ रह के हम सबकी सेवा कर लेगी। अब जगजीवन राम जी की बात टालने की किसी में हिम्मत न थी। आखिरकार परिवार वालों को सरगम और संयम को साथ शहर भेजना ही पड़ा।